अब जैसे प्रकाश सूर्य से हमारे तक आ रहा है तो कैसे आ रहा है? रेडिएशन, ठीक है। ये जो है विकिरण के माध्यम से आ रहा है। तो जब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रही है तो उसका विकिरण कर रहे हैं, तो ऊर्जा के प्रकार फिर किस पर निर्भर करेगा? ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, ये किस पर निर्भर करेगा? नॉट एग्जैक्टली सोर्स। ऊर्जा तो ऊर्जा है ना, ऊर्जा ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा अलग अलग तरह की है। एक हमें नुकसान पहुंचा सकती है, एक हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही। तो कौन सी नुकसान पहुंचाएगी, क्यों नुकसान पहुंचाएगी, और दूसरी क्यों नहीं पहुंचा रही? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। क्या था वो? वेवलेंथ्स, ठीक है। वेवलेंथ और दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी कि अगर वेवलेंथ छोटी है, यानी अगर ऊर्जा इस तरह से चल रही है तो इसमें ऊर्जा ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। अगर ऊर्जा इस तरह से चल रही है तो अगर ऊर्जा इस प्रकार चल रही है तो इसके अंदर ऊर्जा कैसी होगी? कम ऊर्जा होगी, क्योंकि इसमें वेवलेंथ ज़्यादा है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ती है, और अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो घटेगी, ऊर्जा घटेगी। ये इस प्रकार से हम इसके आधार पर ऊर्जा को दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक वह ऊर्जा होगी जो हमारे अंदर क्या करते हैं? आयनाइजेशन, आयनीकरण करते, और एक ऊर्जा जो हमारे अंदर आयनीकरण ना करे। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ? आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, मतलब आयनीकरण विकिरण और वह विकिरण जो आयनीकरण ना करे। आयनाइजेशन क्या होता है? कैसे होते हैं? कहने का मतलब है कि अगर ऊर्जा इतनी है कि हमारे अणुओं में से, जैसे ये एक अणु है तो किसका बना होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तीन चीजों का बना होता है। अगर ऊर्जा इसमें आती है और इसमें से टकरा करके इलेक्ट्रॉन को या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को बाहर निकाल दे तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? आयनीकरण, इसे बोलेंगे आयनाइजेशन। अगर ये ऊर्जा हमारे शरीर में किसी चीज से टकरा करके उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल रही है तो नेचुरल सी बात है हमें क्या कर रही है? नुकसान पहुंचाएगी। इस प्रकार की ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनीकरण करने वाली ऊर्जा। जो ऊर्जा हमसे, मतलब जो एनर्जी जो आ रही है हमसे टकरा रही है लेकिन इस प्रकार से कुछ नहीं कर रही है, तो वो हमारे लिए कैसी होगी? सुरक्षित होगी, वो हमें किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो दो प्रकार के हम इसमें ऊर्जा को दो प्रकार के या दो वर्गों में बांटते हैं। अब आयनाइजेशन, अब दूसरी चीज होती है कि एक होता है रेडिएशन जो हमको सूर्य से मिल रहा है, और दूसरा रेडिएशन कहाँ से मिलता है या विकिरण कहाँ से आता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो कि विकिरण दर्शाते हैं प्राकृतिक रूप से। अब ये पदार्थ विकिरण क्यों दर्शाते हैं? Why do they show radiation? The emit radiation, क्यों रेडिएशन निकालते? किसी भी एटम में, अणु में जो केंद्र होता है किसका बना होता है? आप लोग कितने लोग हैं जिनको एक एटम का स्ट्रक्चर पता है? अणु का एक स्ट्रक्चर पता होता है कैसा होता है या कैसा कहा जाता है, ऐसा होना चाहिए। थ्योरीज है, लॉ नहीं है। हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ का में फर्क पता है ना सबको? हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, थ्योरी का मतलब हो सकता है ऐसा हो, ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं, और नियम का मतलब ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये सब थ्योरीज हैं। अभी ये माना जाता है कि एक एटम के बीच में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन, एक को बोलते हैं प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ?
हाँ, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो तो बोलेंगे न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी अणु की स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात, N/P, यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अनुपात पर किसी भी जो अणु है उसकी स्थिरता निर्भर करती है। जैसे जैसे N और P का रेशियो, यानी कि जैसे जैसे N बढ़ता चला जाएगा, किसी भी अणु के अंदर अस्थिरता बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ पदार्थ या कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्थिरता इतनी ज्यादा होती है, अस्थिरता इतनी ज्यादा होती है, स्थिर होने के लिए क्या करते हैं? अपने अंदर से लगातार ऊर्जा को निकालते हैं, ठीक है, ताकि N और P का जो रेशियो है या अनुपात है उसको सही किया जा सके। तो इसी को हम बोलते हैं विकिरण, यानी कि ये एनर्जी निकालते हैं। अब ये एनर्जी 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और अल्फा। एरिया भी मैं लिखा दूंगा इसको, क्योंकि अगर हम नाभिकीय कार्यक्रम के बारे में जान रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं और इनके क्या फायदे, और कितने तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, बनाए जाते हैं। इसका इसका जो फायदा है वो क्या है? हम अपनी जब न्यूक्लियर पॉलिसी बनाते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं कि हमें किसमें ज़्यादा फायदा है, किस तरह का रिएक्टर लगाने में हमें फायदा है या भारत को फायदा है, ठीक है। अब ये विकिरण दिखाते हैं अल्फा, बीटा और गामा। इस विकिरण में अगर हम इन अणुओं को तोड़ें तो क्या होगा? इसमें से ऊर्जा निकलती है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जैसे कल भी हम लोगों ने देखा था यूरेनियम 235 है, अगर इसको हम एक न्यूट्रॉन से मारते हैं तो क्या हो जाएगा? यूरेनियम 236, और ये अस्थिर हो जाएगा। जब ये अस्थिर होगा तो किसमें टूटेगा? बेरियम और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्लस 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और एनर्जी तथा ऊर्जा इसमें से बाहर निकलेगी। ये ऊर्जा इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि इसका इस्तेमाल हम किसमें कर सकते हैं? उपयोग भी कर सकते हैं और उपयोग भी कर सकते हैं। सदुपयोग क्या है? बिजली बनाना, इससे हम सस्ती और बड़े मात्रा में बिजली को बना सकते हैं और सस्ती बना सकते हैं। जो हमारा, और दूसरी चीज़ है प्रदूषण, फिलहाल इसमें उस तरह का नहीं होता है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह का प्रदूषण नहीं होता है। हाँ, न्यूक्लियर वेस्ट जरूर निकलता है जो कि विकिरण दर्शाता है, जिसको निस्तारित करना मुश्किल होता है ना, वही एक इसका वो कह सकते हैं कि नुकसान है। वरना अगर हादसे किसी में भी हो, किसी भी थर्मल पावर प्लांट में तो बड़े ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में कोयला जलाया जा रहा है, बॉयलर जल रहे हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। हाँ, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अगर हादसा होता है तो इसका मतलब उसमें सबसे बड़ी समस्या होती है, किस चीज़ की होती है? विकिरण, दैट इज द रेडिएशन की चीज़। इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं व्हाट इज रेडिएशन, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद मेजर जो अल्फा, बीटा, गामा, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसके बाद भी ऊपर टाइप्स ऑफ रिएक्टर कितने होते हैं, कितने प्रकार के रिएक्टर्स होते हैं, और फिर इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। विकिरण प्रमुख रूप से 2 प्रकार के, विकिरण प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम आयनित विकिरण, आयनित विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे ब्रैकेट में, ऐसी किरणें होती हैं जिसमें इतनी ऊर्जा होती है, जिसमें इतनी ऊर्जा होती है
कि जिन परमाणुओं या अणुओं से ये टकराते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स निकालकर उन्हें अनियमित या अस्थिर कर देंगे, अनियमित या अस्थिर कर देंगे। अनियमित या अस्थिर कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है नंबर 2, अआयनिक विकिरण। इस प्रकार के विकिरण में इतनी ऊर्जा नहीं होती, इतनी ऊर्जा नहीं होती कि जो परमाणु या अणुओं में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर उन्हें अस्थिर कर दे। ये रेडिएशन, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें वह प्रकाश जिसमें हम देख सकते हैं, वह प्रकाश जिसको हम देख सकते हैं, तथा माइक्रोवेव होती है। अभी मैं एक स्पेक्ट्रम भी बता दूंगा कि बेसिकली कहाँ से कहाँ तक का जो स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब जो ये जो 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 ऊर्जा या जो ऊर्जा जगह दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, वो किस वेवलेंथ और किस उस पर जा रही है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो कहाँ से कहाँ तक हमें दिखाई देता है या किस प्रकाश को हम देख पाते हैं और किस ऊर्जा को हम नहीं देख पाते। जैसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम में देख लेंगे, यानी कि जो 7 कलर होते हैं विपकॉर्ड, उसका जो वेवलेंथ है वो हम उसके प्रति संवेदी होते हैं। लेकिन इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, दूसरी आती है यूवी रेडिएशंस, एक्सरेज, गामा रेज, ये बेसिकली रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है। तो कौन सा स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक होता है, एक हल्का सा आइडिया जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमसे कुछ पूछा जाए तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक। इसमें पहला है टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट आयनाइजिंग रेडिएशन। प्रमुख रूप से आयनीकरण दर्शाने वाले विकिरण। अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, इनके ऊपर धन चार्ज होता है, यह पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज। और यह 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनते हैं। They are made up of 2 protons and 2 neutrons from the atom nucleus. From the atom nucleus। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बोला कि किसी भी एटम के जो केंद्र होता है उसमें क्या चीज होती है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मान यानी कि इनको हम नाप सकते हैं, इनको हम उनका भार जान सकते हैं। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स के बने हुए, यानी ये एक प्रकार से कण की तरह व्यवहार करते हैं, पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं, ये तरंगों की तरह नहीं होते। इसमें अगला पॉइंट, अल्फा पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल का विकिरण यूरेनियम, रेडियम
तथा पोलोनियम से होता है। इनका भार अत्यधिक होता है, इसलिए यह बहुत लंबी दूरी तक नहीं जाते एवं हमारी त्वचा के अंदर नहीं जा पाते, इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे इसको ऐसे समझें कि एक बॉल है, अगर उसको मैं फेंक के मारूं तो क्या होगा, चोट हल्की सी लगेगी लेकिन बॉल अंदर तो नहीं घुस जाएगी। लेकिन अगर उसी बॉल को मैं बहुत छोटा कर दूँ और बहुत तेज गति से फेंक के मारूं तो क्या होगा, हो सकता है मेरे शरीर को पार कर जाए। बस ये डिस्टेंस है, यही डिफरेंस है कि अगर ये पार्टिकल बहुत बड़ा है और हैवी है तो हवा में बहुत दूर तक नहीं जाएगा, अगर मेरे शरीर से टकराता भी है तो मेरी त्वचा के अंदर हो जाएगा, ये मुझे किसी प्रकार का ऐसा बाहरी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर इसको हमने किसी प्रकार से खा लिया तो ये सबसे डेंजरस प्रकार का विकिरण होता है, ठीक है, ये हमारे अंदर अगर पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एक और लिख लीजिए, यह अगर शरीर के अंदर पहुंच जाए तो अत्यधिक घातक है। बीटा पार्टिकल्स यह सूक्ष्म होते हैं तथा तेज गति से चलते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। या स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल्स with a negative electrical charge, with a negative electrical charge. यह प्रमुख रूप से अस्थिर अणुओं द्वारा निकलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 3 ट्रिटियम, TRITIUM, ट्रिटियम, कार्बन 14 एक्सेट्रा इत्यादि। यह बीटा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल की तुलना में हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचा, बाहरी रूप से हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान अल्फा की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी बाहरी त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, एंटर अवर आउटर स्किन एंड कॉज स्किन बर्न्स, तथा त्वचा में जलन पैदा कर सकती है, त्वचा को जला सकती है। अगर हम इन रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो इनके लक्षण होते हैं। अगर ये मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे अगर वो बाहर है, अगर हमने उसको अंदर ले लिया है, अगर खा लिया है किसी प्रकार से या फूड में आ गया तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग को पूरा डैमेज कर देगा। नेक्स्ट है गामा पार्टिकल्स। इनका व्यवहार प्रकाश जैसा ही होता है, परंतु इनके अंदर अत्यधिक ऊर्जा समाहित
ऊर्जा समाहित होती है। We have high amount of energy। ये हमारे पूरे शरीर के लिए नुकसानदेह है। ये लेड जैसे घनत्व वाले ये लेड जैसे घनत्व वाले पदार्थ में भी कई इंच तक प्रवेश कर जाते हैं। ये हमारे शरीर में आयनीकरण कराती हैं तथा शरीर को नुकसान होता है। शरीर को नुकसान होता है। ये अगर जो कंक्रीट की अगर दीवार भी है तो इसको भी पार कर जाती है। ठीक है, जो वो है बीटा पार्टिकल्स है, इनके साथ यही कि अगर हम पतली सी एल्यूमिनियम की फॉइल भी अपने ऊपर रखते हैं तो जो वो है बीटा पार्टिकल्स को अंदर नहीं आते। लेकिन जो गामा पार्टिकल्स है इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर या सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर किसी में होती है, किसी भी विकिरण में होती है, तो वो किसमें होगी? नेक्स्ट है एक्सरेज। एक्सरे में और गामा पार्टिकल्स में क्या फर्क है बता सकते हैं? गामा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन पावर है यानी कि प्रवेश करने की क्षमता है वो एक्सरे से भी ज़्यादा होती है। यानी कि गामा पार्टिकल एक्सरे की तुलना में कई गुना ज़्यादा नुकसान हमको पहुँचाएंगे। तो एक्सरे में और गामा पार्टिकल्स में क्या फर्क होता है? एक्सरे में सबने नाम सुना, आर पार हो जाती तभी तो हमारा एक्सरे आता है। जैसे देखिए सामने की तरफ फोटोग्राफ होता है, पीछे से रे आ रही है, तो अगर फोटोग्राफ की प्लेट एक्सपोज हो रही है इसका मतलब है ना पार्टिकल, तभी तो चित्र बन रहा है, वरना चित्र नहीं बनता। शरीर को वो भी पार कर जाती है, वो भी नुकसान करती है। इसीलिए जो टेक्नीशियंस होते हैं वो देखा होगा कवर पहन के बैठते हैं या किसी चीज़ के पीछे खड़े होकर के लेते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर होता है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। भाई जो टेक्नीशियन एक्सरे ले रहा है बार बार वही खड़ा होकर के एक्सरे लेगा तो उसको ज़्यादा एक्सपोजर होगा ना, तो उसको जो रेडिएशन की नुकसान होगी ज़्यादा होगी। इसलिए ये प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। पेशेंट को तो कुछ सेकंड के लिए हमने एक्सपोज किया, उतने एक्सपोजर में हमें उतना डैमेज नहीं होगा। इसलिए टेक्नीशियन देखा होगा खूब मोटा सा लेदर का वो पहने रहते हैं, उसके ऊपर मेटल लगा रहता है, तो नॉर्मली लेग होता है, या किसी उसके पीछे खड़े होकर के फिर उसकी फोटो वो लेते हैं, पीछे चले जाते हैं, मशीन के पीछे चले जाते हैं। उसका कारण ये है। तो फर्क क्या है दोनों में, गामा में और एक्सरे में? मुख्य डिफरेंस जो गामा रेडिएशन है उसकी उत्पत्ति न्यूक्लियस के अंदर से होती है, यानी अगर अणु है तो ये इस न्यूक्लियस से हो रहा है। इसका जो विकिरण है वो यहाँ से निकल रहा है, जो एक्सरेज है वो इसके बाहर से निकल, इसके अंदर से। प्रमुख फर्क ये, बाकी ऊर्जा में फर्क है, बाकी चीजें हैं। इसीलिए हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, गामा रेज का नहीं करते। ये गामा रे का अगर थोड़ा सा भी एक्सपोजर है तो काफी डेंजरस है। अच्छा, इन रेडिएशन को नापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है मालूम है? जाइजर मुलर काउंटर। जाइजर मुलर काउंटर ना, क्या बोलते हैं? कोई बात हो, एक वैज्ञानिक का नाम है जाइजर, एक वैज्ञानिक का नाम है जाइजर मुलर, जिन्होंने इसकी खोज करी। काउंटर मतलब उसको करना। अब तुम टीचर को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? किसी को लोग नाम भी है, अगर किसी का कुछ गलत बोलते हैं, कुछ लोग शाम बोलते हैं, शाम बोलते। जाइजर मुलर बेसिकली एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे उसको रखा गया, तो इंग्लिश इसमें ले नहीं सकते। काउंटर को आप गणना कह सकते हैं, काउंटर को एक्सरेज। यह एक्सरे जो है गामा रे के समान होती है।
गामा रे की उत्पत्ति, गामा रे की उत्पत्ति अणु के केंद्र यानी कि न्यूक्लियस से होती है। और एक्सरे की उत्पत्ति अणु के केंद्र न्यूक्लियस के बाहर से। एक्सरे की तीव्रता गामा रेस की तुलना में कम है। एक्सरे को बोलते हैं, एक्सरे को बोलते हैं। एक्स का मतलब क्या? मैथ्स के कितने लोग हैं? जब हम लिखते हैं सपोज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या होता है? मान लिया गया। एक्सरे को हम पता नहीं कर पाए कि ये है कौन सा विकिरण। हमने कहा एक्स रे, इसके बारे में हमें पता है, इसलिए इसको एक्स रे ऐसे एक स्पेक्ट्रम बना दिया। छोटा सा डायग्राम बस समझने के लिए। और बस एक ऐसी स्पेक्ट्रम बना दीजिए इस तरह से। यहाँ पे हम लिखेंगे वेवलेंथ और यहाँ पे अब अलग अलग जो प्रकाश कौन सा, तो जैसे किस वेवलेंथ का हम इस्तेमाल किस चीज़ में करेंगे, किस बात पर निर्भर करेगा कि हमें किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल फोन में से कौन सा करते हैं, ये मीटर्स में, ये हर्ट्ज में, 10 to the power 4, 10 to the power 6, 10 to the power 4 से लेकर के 10 to the power 4 मीटर्स अगर वेवलेंथ है किसी भी उसका ऊर्जा जो प्रविष्ट हो रही है उसका, उसको बोलते हैं रेडियो तरंगे। ठीक है, इनकी वेवलेंथ इस लाइन पे। नेक्स्ट आती है और इनकी जो होती है 10 to the power 6, फ्रीक्वेंसी 10 to the power 6। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी तेजी से इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी ज़्यादा है, हर्ट्ज। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। यहाँ पे आती है माइक्रोवेव इस एरिया में। माइक्रोवेव जिसका हम इस्तेमाल किसमें करते हैं, अब इसमें करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका है 10 to the power -2। इसका जो वेवलेंथ है मिनिमम। लेकिन जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना, ये क्लियर कट नहीं होते कि यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है। इसमें ओवरलैप हो, यानी कि कई तरह की तरंगे हैं जिनको लगभग एक जैसा मान चलिए, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो जिन जो इससे और इस बीच में आ रही है उसको हम रेडियो तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट आता है छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है 10 to the power -2 नीचे और 10 to the power -4 के ऊपर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये विजिबल स्पेक्ट्रम हो जाता है। यहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई देती, इस स्पेक्ट्रम में हमें चीज़ें दिखाई देती। इसके 10 to the power -10 क्या आ जाता है, इंफ्रारेड, यूवी रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें।
10⁻24 हो जाएगा एक्सरे। उसके नीचे जितनी भी है वो गामा रे। बस ये हल्का सा अंदाजा लगाने के लिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जो रेडिएशन होता है वो किसको हम बोल रहे हैं और किस बातों को वो निर्भर करता है। यहाँ पर जो ऊर्जा होगी 10⁻24 मीटर, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम। ये जो हमने बनाया डायग्राम, ये किसने बनाया है? केवल एक आइडिया हो, ये जो रेडिएशन होता है या विकिरण होता है उसको हम किस प्रकार से अलग अलग समझते हैं, तो और कोई देश नहीं। जैसे आप अगर रेडिएशन की बात करेंगे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग में भी हम बात करते हैं, कौन सा रेडिएशन लॉन्ग वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, कौन सी गैसेस कौन सा एब्जॉर्ब करती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसी के ऊपर क्लियर करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है न्यूक्लियर रिएक्टर्स, नाभिकीय संयंत्रों के विभिन्न हिस्से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नाभिकीय संयंत्रों में विभिन्न हिस्से, जो अलग अलग हिस्से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग ने जो बोला इसको नाभिकीय संयंत्रों के हिस्से, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब हिंदी में पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब प्रमुख रूप से न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? ठीक है, क्या मटीरियल, किस चीज़ के लिए, कौन सा मटीरियल? सबसे पहले तो फ्यूल होना चाहिए ना, ईंधन, यूरेनियम। ठीक है, सबसे पहली चीज होगा ईंधन, फ्यूल। फ्यूल कौन कौन से होते हैं? ईंधन। प्रमुख रूप से किन को इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम प्रमुख रूप से हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी नाभिकीय संयंत्र में। ठीक है, क्यों इनका इस्तेमाल करते हैं? इसमें से ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है। अगर यूरेनियम से भी बड़ा कोई एटम होता है तो वो उस अपने मूल रूप में बहुत कम देर के लिए रहता है, वो तुरंत विघटित होकर के दूसरी चीज़ बन जाता है, उसके अंदर अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है। और क्या कारण होते हैं? ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, ये फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटी। भाई किसी भी चीज़ का अगर हम ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी उपलब्धता इतनी होनी चाहिए कि हम उसको जब निकालें तो उसकी कीमत जितनी उससे हम ऊर्जा पैदा करके बेचें उससे ज़्यादा ना हो जाए। अगर थर्मल पावर प्लांट से हम बिजली निकाल रहे हैं और 7 यूनिट एक हमको पड़ गई है, और अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से करें हमको 50 रुपये की यूनिट पड़ेगी, तो बेहतर ऑप्शन क्या है? थर्मल पावर प्लांट। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन ये पूछा था इंटरव्यू के दौरान कि पानी जो है वो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बन सकता है, तो अब हम लोग तक जो परेशान है, दोनों को हवा में ऑक्सीजन भी है और पानी भी है, और 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, जो हमारे एयर का कंपोजिशन पता है सबको कितना है? 21% ये है, 1% बाकी गैसेस है, यानी कि 23, बाकी बचे कितना? 78 और 1 79 और प्लस 100%। 1% में बाकी सारी गैसेस हैं, यानी कि आपके पास 21% ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके पानी बना लें?
हाँ, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ? भाई अगर हमको ये सस्ता पड़े तो हम क्यों नहीं करेंगे? गंगा को साफ करने में कितना पैसा लग रहा है? लग रहा है ना? क्यों साफ कर रहे हैं? नहीं, वही गलत बात है, नहीं साफ हो रही है। देखिए इसमें गंगा के ना साफ, 3 महीने का लॉकडाउन लगा ना, 2 महीने का, गंगा साफ हो गई थी। क्यों नहीं साफ हो रही है? कारण पता है ना? कारण कौन है? पॉलिथीन देते हो? पॉलिथीन में कभी सामान किया? हाँ, दैट आंसर्स, यही तो जवाब है ना इसका, फिर भी साफ नहीं हो रही। जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ाई करी हुई है, फिर भी अगर हम उस चीज़ को करते हैं जानबूझ करके, जानते हुए, तो कैसे साफ होगा? सवाल ये नहीं है हम क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण है, वो क्या कर रहा है उससे क्या करता है ना? वो भी किसकी गलती है? तो हमारी भी गलती क्यों? 5 साल में सरकार बदलो, अगर ऐसा लगता है हर 5 साल में बदलो। और एक चीज याद रखना, अगर आप लोग यूपीएससी में जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? हाँ, सिस्टम का पार्ट बनने, उसको बदलने नहीं। ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अगर वहां पे पूछे ऐसा कोई सवाल, उसका जवाब ये लिखेंगे मैं क्रांति करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। गुड जॉब, गुड जॉब प्रोफाइल। क्योंकि कभी भी कोई भी सवाल अगर इंटरव्यू में पूछा जाए, जो ऐसा पूछा जाए जिसका जवाब देने लायक ना हो, तो क्या करना चाहिए? छूट जाना चाहिए। बाउंसर है तो छूट जाना है। जैसे अगर कभी कोई पूछ लेते हैं कि पॉलिटिशियन ज़्यादा ईमानदार है या IAS ऑफिसर ज़्यादा ईमानदार है, बेईमान है, कौन ज़्यादा बेईमान? पॉलिटिशियन या सिविल सर्विस? और सामने बैठा है कौन है? सिविल सर्वेंट की। क्या जवाब है? ये नहीं बोलना है ना, क्यों? उसको आइडिया होगा। कहने का झुकना है। ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ इतना होता है कि सर थोड़ी बहुत अनियमितताएं हैं, परंतु उनको ठीक किया जा सकता है। इसका कहीं छुट्टी चाहिए, उसमें ये नहीं बहस करनी। जैसे मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, वो पूछा था उस समय ये कौन सी पिक्चर थी, लगान, वो गई थी वहाँ की ऑस्कर के लिए, उसको नहीं मिला था। तो उसने मुझसे, मैंने अपनी क्रिकेट हॉबी लिखी हुई, उसने मुझसे क्वेश्चन यही पूछा कि लगान को नहीं मिला, इसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या जवाब है? कोचिंग में मुझे बताया गया था, श्रीनिवास कोचिंग है, वहाँ पे मैंने की थी कि हम बोल सकते हैं एंटी वेस्ट है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, वेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, इस सेंटिमेंट से। मेरे मुँह से केवल एक जवाब निकला था, वो था सर मैंने दूसरी पिक्चर नो मैन्स लैंड नहीं ली, वो ज़रूर अच्छी होगी। कार्मिक साहब बैठे थे, उन्होंने सिर्फ बस वीडियो किया था, उस पर आई गॉट बनी, केवल एक जवाब। बाकी उन्होंने मुझसे पता है सवाल क्या पूछा था, एक IAS ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है? कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। फिर मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, कितने होते हैं? कितने होते हैं? उन्होंने कहा जब हाईएस्ट तो एक ही होगा ना। मैंने कहा मैंने उसमें भी बोला नहीं मालूम। फिर उन्होंने कहा कि जब हाईएस्ट तो एक ही होगा ना, और वहाँ तक मेरे को लगा था इंटरव्यू खराब है, लेकिन जब ये क्वेश्चन का आंसर मैं दिया तो उनके चेहरे से मुझे समझ में आ गया कि ठीक मेरे मेन्स में मार्क्स शुरू हुआ। नेक्स्ट इज मॉडरेटर या मंदक। मॉडरेटर या मंदक, व्हाट इज अ मॉडरेटर? मंदक किसे है? और भी चीज होती है। मंदक किस लिए इस्तेमाल किया था, किस चीज को नियंत्रित करता है? हाँ, कैसे मंद करता है? इस मैंने कल बताया, जब कल क्लास में थी और ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया। सी
सिंपल रिएक्शन है यूरेनियम 235, ठीक है, ये एक एटम है। हमने इसमें क्या किया, एक न्यूट्रॉन से इसको बम्बार्ड किया, यानी कि एक न्यूट्रॉन से इसको हिट किया। तो ये क्या होगा, यूरेनियम 236 में परिवर्तित होगा, और जैसे ही 236 में परिवर्तित होगा एन का पी रेशियो चेंज होगा, यानी न्यूट्रॉन्स और बढ़ गए प्रोटॉन की तुलना में, तो ये अणु और अस्थिर हो गया। जब ये अस्थिर हुआ तो ये दो भागों में टूटा, कौन कौन से, बेरियम में और क्रिप्टॉन में, और उसके साथ साथ क्या निकले, एनर्जी और थ्री न्यूट्रॉन, अगेन 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन करेंगे क्या, ये विल हिट अनदर इलेक्ट्रॉन, अनदर एटम, ये फिर से एक दूसरे एटम को मारेगा, ये दूसरे एटम को मारेगा, ये दूसरे एटम को मारेगा, और इसी को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है। कड़ी पर कोई भी जो क्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जैसे इसको ऐसे समझेंगे, अगर हम माचिस को पास पास ऐसे 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 करते और एक को जलाएं तो क्या होगा, सारी जले लगेंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इसको हम बोलेंगे चेन रिएक्शन, यानी कि कड़ी में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्रिया जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर भी चेन रिएक्शन का मतलब यही होता है कि जैसे ही न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है, जो प्रक्रिया है ये टूटने की और ऊर्जा को निकालने की ये तेजी से बढ़ेगी, और वो जो रिएक्टर है वो खूब सारी ऊर्जा पैदा करना शुरू कर देगा। एटम बॉम्ब में क्या होता है, यही चीज़ होती है कि एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम को हम एक जगह रखते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास का मतलब क्रिटिकल बताएगा, क्रिटिकल मास का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना यूरेनियम को हो कि वहां पर एक चेन रिएक्शन शुरू हो सके। जो न्यूनतम मात्रा यूरेनियम की चाहिए होती है जो कि एक चेन रिएक्शन को शुरुआत करा दे, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मास, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, इस जितने भी यूरेनियम है वहां पे सबको एकदम से बम्बार्ड करना शुरू करेगा, और ये रिएक्शन तेजी से अनियंत्रित होने लगेगी। तो अब इस रिएक्शन को अगर हमें नियंत्रित करना है तो क्या नियंत्रित करें, किस चीज का नियंत्रण करें, न्यूट्रॉन्स। अगर हम न्यूट्रॉन्स की गति और उनकी संख्या को नियंत्रित कर लें तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसको हम नियंत्रित रूप से चला सकते हैं, है ना। जितनी हम चाहते हैं यूरेनियम अब इतनी तेजी से वो हो, उतनी ही तेजी से वो मतलब टूटेगा, न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करके, इसीलिए इसको मंदक बोलते हैं, यानी कि मॉडरेटर। ये किसको मॉडरेट कर रहा है, न्यूट्रॉन्स। 2 पॉइंट्स लिखिए। मंदक वह पदार्थ होते हैं जो नाभिकीय क्रिया को न्यूट्रॉन्स का अवशोषण करके नियंत्रित करते हैं, अवशोषित करके नियंत्रित करते हैं। ठीक है। Moderators are compounds which are used to slow down the movement of neutrons and absorb them. ये 2 तरीके से करेंगे। पहला क्या होगा, उसकी गति को नियंत्रित करेंगे और या तो उसको अवशोषित करेंगे या सोख देंगे। अगर ये 2 क्रियाएं हम करते हैं इस जगह पर तो चेन रिएक्शन को हम नियंत्रित रूप से चला सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज following are used as moderators.
निम्न पदार्थों का इस्तेमाल बंधक के रूप में किया जाता है। हेवी वाटर, ग्रेफाइट, हेवी वाटर, ग्रेफाइट, तथा न्यूट्रॉन को सोखने वाले पदार्थ जैसे कि कैडमियम, बोरॉन, एफेनियम, HAFNIUM, एफेनियम का इस्तेमाल नाभिकीय कोर में या नाभिकीय केंद्र में रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए या रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नियंत्रित करने के लिए या रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना हो तो हम इन मटेरियल्स को क्या करते हैं, कोर में डाल देते हैं, और जब कोर में पहुंचेगा तो सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिएक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है शीतलक, कूलेंट। शीतलक या कूलेंट, शीतलक या कूलेंट का मतलब क्या हुआ? वही एक तरह से काम उसका वही काम एक तरह से जो रेडिएटर करता है वही कूलेंट काम जो है वो किसमें कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कर रहा है। इसमें जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो कोर है जब वहाँ पे चेन रिएक्शन शुरू होगी तो वहाँ पे क्या निकलेगी, हीट। अगर इस हीट को हम वहाँ से ना निकालें तो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, मेल्ट डाउन जिसको बोलते हैं ना, रिएक्टर मेल्ट डाउन हो गया, यानी कि वो पिघल गया, इतनी ऊष्मा हो जाएगी कि पिघल जाएगा। तो उसको ठंडा रखने के लिए या उसमें से ऊर्जा को लगातार निकालने के लिए क्या करते हैं, एक शीतलक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेशराइज्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, या नॉर्मल वाटर को हम उसमें पंप से रन करते हैं जिससे कि उसकी ऊर्जा को बाहर निकाला जाए। और इस ऊर्जा का इस्तेमाल किससे करते हैं, जो गर्म पानी वहां से आ रहा है उसका इस्तेमाल किसमें करेंगे, पानी को उबालने के लिए। भैया अल्टीमेटली जो उद्देश्य क्या है, पानी को उबाल के स्टीम बनाना, और स्टीम का उद्देश्य क्या है, टरबाइन को चलाना, और टरबाइन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अगर आप किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह से होना चाहिए, ये इसका कोर होना चाहिए जहाँ पे रिएक्शन हो। ठीक है, इसका कोर जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इसके ऊपर क्या होने चाहिए, बंधक होने चाहिए, मॉडरेटर्स, और इसके यहाँ पे क्या होना चाहिए, कूलेंट। जो पानी है या प्रेशराइज हेवी वाटर है वो इसको लेकर के जाए, और कहाँ लेकर के जाए, एक ऐसे टैंक में जहाँ पानी भरा हो, इसको गर्म करे और इसमें से स्टीम बनेगी, वो टरबाइन बनाएगा। ठीक है, अगर हमें रिएक्शन को रोकना है, इंग्रेडिएंट्स को नीचे डाल दें, या इसको स्लो डाउन करना है, इसको थोड़ा सा नीचे करिए। मतलब जिस तरह से हमको रिएक्शन को नियंत्रित करना है उस प्रकार से हम बंधक को अंदर डालेंगे, और अगर तेज करना है तो उसको बाहर कर देंगे। जिस तरह से रिएक्शन होगी ये पानी गर्म हो जाएगा, ये पानी गर्म होगा तो ट्यूब्स में चलेगा, ट्यूब से हम लेके जाते हैं और जहाँ पे मेन जो पानी होता है उसको गर्म करते हैं, और ये गर्म पानी जो है स्टीम में परिवर्तित होता है, उससे हम टरबाइन चलाते हैं। यही इसकी पूरी किसी भी नाभिकीय संयंत्र। अब जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल वाटर, एक होता है हेवी वाटर प्रेशराइज, मतलब हेवी वाटर प्रेशराइज रिएक्टर्स। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पानी को उच्च ताप में दबाव में रख करके फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब, ब्रीडर, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग
प्रज्वलन करना और बनाना, है ना। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसको बोलेंगे, जो जितना ईंधन इस्तेमाल करे उससे ज़्यादा ईंधन बना ले, ठीक है। तो हम उस ईंधन को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और तीसरे होते हैं थोरियम आधारित रिएक्टर्स। थोरियम का हम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम बनाने में। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से वेस्ट निकलता है उसमें हम यूरेनियम थोरियम ऐड करके या उसके साथ क्रिया करा के हम वापस यूरेनियम बनाते हैं और फिर उस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। भारत की जो ये नीति रखी बनाई थी होमी जे बाबा ने, वो इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया। उन्होंने कहा था कि पहले हमको क्या चाहिए, यूरेनियम, जिससे हम नॉर्मल रिएक्टर शुरू कर सकें। दूसरे चरण में हम क्या बनाएंगे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन जाएगा उसमें से जो वेस्ट निकलेगा उसका इस्तेमाल हम किसमें करेंगे, थोरियम आधारित रिएक्टर्स को बना देंगे। थोरियम आधारित रिएक्टर्स को भारत में थोरियम आधारित रिएक्टर बनाने की परिकल्पना उनकी क्यों थी, क्योंकि भारत में विश्व का थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है और अगर हम थोरियम आधारित रिएक्टर्स बनाते हैं तो हमें दूसरे देशों के ऊपर ईंधन के लिए निर्भर नहीं होना। और दूसरा, अब ये तो बेसिकली 3 पॉलिसीज हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं कल लिखा दूंगा। दूसरी चीज़ और जो करनी है 1, 2, 3 एग्रीमेंट, CTBT, इसके बारे में सबको ये आपको लिख करके मुझे लिखना है, ठीक है, कल। बट CTBT इनके लोगों ने इसमें हस्ताक्षर किया। दूसरा 1, 2, 3 एग्रीमेंट क्या है, व्हाट इज 1, 2, 3 एग्रीमेंट क्या है, व्हाट इज 1, 2, 3 एग्रीमेंट, इस पे लिख करके दिखाइए 2 चीज़ें, ठीक है। अपना नाम उस पर जरूर लिखिएगा, फादर का नेम जरूर लिखिएगा और किस कोचिंग में है और कहाँ पे, ये लिखिएगा। जब अगर आप देखिए इसमें आप मैनेजर और सिविल सर्विसेज में अगर सिलेक्ट होना है तो ऐसा करना भी पड़ेगा, सोचने से कोई सिविल सर्वेंट मेहनत आपको करनी है। और ये मत सोचिए कि कोचिंग से आपको कोई ऐसा ज्ञान मिल जाएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो जितने लोग कोचिंग करें सबका सिलेक्शन होगा। कोचिंग क्या करती है, केवल एक माहौल देती है और जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है उनके बारे में थोड़ा सा बताती है, बाकी मेहनत आपकी जगह मेहनत कोई नहीं करेगी। अब कल भी मैंने बोला था कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स कितने लोगों ने ले लिए, अभी भी कितने लोगों ने लिए, उसमें से क्वेश्चन निकालने शुरू करें अलग अलग किस सेक्शन से या किस वर्ग से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जब तक हम सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं करेंगे हमको ये आइडिया नहीं लगेगा किस वर्ग से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम उसको और किस लेवल का पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन अभी उन्होंने पूछा था मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले, ये जो आई स्कैन करते हैं आधार कार्ड बनाने में, उसमें किस चीज़ को स्कैन करते हैं, उन्होंने बताया क्या ऑप्शन दिया था, आयरिश रेटिना, आयरिश रेटिना बोथ, ओनली आयरिश, ओनली रेटिना। आयरिश ही होता है, आयरिश ही होता है। लेकिन क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे उसको इतना मुश्किल बना दिया, इसमें भी सोचना पड़ जाता है, ज़रा से दरदर होता है हम पहले जवाब देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ये जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से। कल मैंने बोला था गुड टाइम, किसने बोला था कि मेरे घर में लगा हुआ है कमरे पे, हाँ मैंने उसको मतलब कंपोजिशन लिखा रहता है, लिखा होता है, ठीक है, हर चीज़ पर उसका कंपोजिशन लिखा हुआ है। तो उसको नेक्स्ट है कूलेंट, शीतलक। शीतलक का इस्तेमाल कोर क्षेत्र से ऊष्मा को बाहर निकालना होता है, ऊष्मा को बाहर निकालना। नेक्स्ट है वाष्प
जनरेटर या स्टीम जनरेटर, वाष्प जनरेटर या स्टीम जनरेटर। यह नाभिकीय संयंत्र का वह हिस्सा होता है नाभिकीय संयंत्र का वह हिस्सा होता है जिसमें भाप का निर्माण किया जाता है और टरबाइन को चलाया जाता है। तो जो बिजली बनाने का जो तरीका है किसने इजाद किया है? दुनिया में जितनी तरह की बिजली बनती है चाहे जैसे बनाए, उसका एक ही व्यक्ति जिसने उसका खोज करी थी और उसी के हिसाब से बनती है। फैराडे फैराडे का जो लॉ है ये कोई नियम पर बनती है और हाँ भाई जितना फैराडे का जो नियम है उसी के आधार पर जो बिजली जितनी भी बनाई जाती है वो बिजली उसी के बेसिस पर बनती है। ठीक है, कल मैं वो करा था, मगर कल मेरी क्लास होती है कि भारत के जो न्यूट्रिय पॉलिसी, इंडिया न्यूट्रिय पॉलिसी, दिस वाज द बैकग्राउंड। ये इसका जो आधार था आर्टिकल कर दिया। कल विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉलिसी, ये बाबत की पॉलिसी। और कल सब लोग दो चीजें करके दिखाएंगे, क्या सीटीबीटी ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? जो सीटीबीटी है वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ जो हमने करार किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट। और ये अभी 2004 के बाद अभी अभी न्यूज़ में था, इसके ऊपर फिर से कुछ चेंजेस हुए। कौन से वो मिलेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और सब लोग साढ़े 11 बजे